आखिर क्या कमजोरियां रह गई इंडिया में, और जो कमजोरियां रही है वो तो जग जाहिर भी रही है। सर्वे रिपोर्ट है, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि जब कर्नाटक और हिमाचल जब चुनाव थी, तब कुछ लोगों ने से भाजपा के दोनों राज्यों की सरकार भी बनाई, और हमें पता है कि निर्णय क्या। आज अमित शाह जी ने टारगेट रखा है कि अब की बार 400 पार है, मगर ये कोई भी लीडर ये अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए जरूर लंबी चौड़ा भाषण भी देते हैं और बड़े बड़े वादे राकेश करते जी, हैं, और एक आपसे एक मोटिवेट रिक्वेस्ट है, करने के लिए। स्काइप का यदि आपने ऑडियो ऑन कर रखा है अपना तो उसको प्लीज़ म्यूट कर लें, ताकि हम आपको पूरे और पक्के तौर पर सुन पाए। जी अब आप बोलिए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह ने टारगेट रखा है, मगर हम जब आप देखते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कुछ महीने पहले तक, उसके बाद इनको जरूरत नहीं था कि नीतीश कुमार को जाकर अलायंस तोड़कर उनको अपनी बारी में लेके आना। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिए। महाराष्ट्र में जिन अशोक चौहान के ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों को अपने पक्ष में देके राज्यसभा भेजना, इसी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है। क्योंकि जो लोगों के ऊपर आरोप लगाते थे, उनको आप आपके पार्टी में बुलाकर राज्यसभा दे रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस हमें दिखाई दे रहा है और जनता भी देख रही है। क्योंकि आप जब श्वेत पत्र लाए लोकसभा में, उसमें तो आदर्श घोटाला का नाम था, तो हमें तो लगा कि आप अशोक चौहान को जेल में लेकिन देंगे। राकेश जी, ये बोलने भर से इंडिया की ताकत कहाँ से बढ़ जा रही है, सवाल ये भी है देखिए, ना। मैं मान आपको लीजिए कि बताता हूँ, देखिए बीजेपी भी राजनीति ही 2024 करने उतरी है मैदान में, और आपको शिकस्त देने के इरादे से ही उतरी है, और आप भी उनके खिलाफ ही उनको शिकस्त देने के लिए मैदान में है। लेकिन आखिर इतना बड़ा लंबा फासला क्यों हो जा रहा है मैं बीजेपी और बताता एनडीए हूँ, और इंडिया के बीच उस में? पे बताता हूँ। जी 2024 जो चुनाव है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव रहेगा, क्योंकि हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग तो हर नरेंद्र चुनाव होता है, ये मोदी भी रहेगा ही। वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टियों के पास नेता ही नहीं बचे, कि सब नेता को तो इनकमिंग वो परचेज कर रहे हैं ना। तो ये चुनाव आप देख लेना, नरेंद्र मोदी की वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया रहेगा। देश की जनता फैसला करेगी बीजेपी 2024 तो का कहती है कि हमने प्रधानमंत्री कौन। विकास के वो मतलब मापदंड को छू लिए हैं जो किसी सरकार ने नहीं किए हैं, और विकसित भारत के संकल्प को लेकर पार्टी चल रही है, तो उस रास्ते पर उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। तो भी आप कह रहे वो हैं जो कि पीपल भारतीय ऑफ जनता इंडिया इनके पार्टी को खिलाफ खड़ी समझता होगी, है, वो क्यों? वो इस बात से जी राजी रहेगी कि आज एक रथ पूरे देश में प्रचार करते हुए जिसमें सरकारी अधिकारी बैठ के लोगों को ये समझा रहा है कि तो भारत सरकार ने क्या क्या स्कीम आपके लिए लेके आई। मेरा ये कहना है जी कि अगर स्कीम सही में गांव गांव पहुंचा होता, तो आपको गांव गांव में ट्रक और ये टेम्पो और सरकारी अधिकारी को भेज जाना पड़ता। अच्छा, तो एक मजबूत आधार है आपका कि हम पीपल ऑफ बिल्कुल, इंडिया इनके खिलाफ वोट डालेगी। बिल्कुल। और देखिए, ये देखिए ना, जो लोग जी जेल जाने वाले थे, अगर वो राज्यसभा पहुंचे, तो देश की जनता क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कैडर है, जो ये कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के जो नेताओं के खिलाफ 15-15 साल खिलाफ लड़े, आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आके यही कार्यकर्ताओं के बॉस बन गए। तो ये जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को करने। हालांकि आप ये करते हैं, जो भ्रष्टाचार है मैं इसका जवाब रुचिका जी उनको से एक बार जेल ले ही भेजने लेता का हूँ, काम फिर मैं करते हैं। समाजवादी पार्टी के मेहमान के पास जा पाऊंगा। रुचिका जी, एक तो रोशनी आपकी बहुत कम आ रही है, यदि लाइट की कुछ व्यवस्था हो, थोड़ा लाइट दिखला दें ताकि हम आपसे ठीक से। मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हाँ, हूँ। हाँ रुचिका जी, जी। मैं कह रहा हूँ कि इनके जो दावे हैं वो ये है कि अब आपके सरकारी अधिकारी घूम घूम कर सरकार के बिहाफ पर ही लोगों को समझाने की कोशिश में है, लगे हुए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई आपके सारे दावे खोखले हैं, और फिर इस बार जनता जो है, जनता बनाम सरकार की लड़ाई होगी और जनता आपको शिकस्त देगी, कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस को तो अभी कुछ कहना चाहिए ही नहीं, बिकॉज इनके तो आपसी कलह ही नहीं खत्म हो रही है। और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगी, मैं पूरी इंडी आपसी कलह गठबंधन की निबट गई बात वैसे करूंगी। हिमाचल में, सुखी हाँ रहेंगे जी। मुख्यमंत्री।
नहीं, वो रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी क्या है, जिस तरह से आनन फानन में वहां पर उन्होंने सदन को बर्खास्त किया कि कहीं पर बहुमत साबित करने की कोशिश ना करनी पड़ जाए, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर काम किया, और सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, जहां जहां पर गठबंधन के जो हमारे ये साथी हैं इन लोगों के, जी इंडी गठबंधन के डॉट 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 वाले जो गठबंधन है, उसके जितने भी साथी हैं, वहां पर इन लोगों को परेशानियां भुगतनी पड़ी रही है। शुरुआत से जिस समय से इन लोगों ने गठबंधन उन लोगों का हुआ है, आपसी कलह इनकी उसी दिन से नजर आ रही थी, चाहे शुरुआत में नाम के ऊपर आ रही हो, नाम की लेकिन इससे पहचान के आपकी ऊपर आ जीत रही का हो। कैसे दावा पुख्ता हो रहा है, ये तो नहीं सवाल है। नहीं नहीं, वो जीत जो का सवाल दावा, आप पर उठा रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए ना आप। मैं बिल्कुल जीत का दावा उस हिसाब से पुख्ता हो रहा है कि मैंने जो शुरुआत में कहा कि हम अपने काम पे कर रहे हैं, हम लोगों के काम, हम लोग जो काम किया है, जो 70 साल में काम हुआ उससे कहीं ज्यादा 10 साल में हमने स्पीड कर में काम करके दिखाया है। जिस तरीके का काम आज की तारीख में हम सारा देश जानता है, जनता आप जानती है। काम की बात लेकिन कह रही पहले हैं, विपक्ष ये लोग कहता है अपनी कि राम के नाम पर आप राजनीति करते हैं और राम के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। अगर अगर ये वाली बात है तो राम के नाम पे इन लोगों ने निमंत्रण ही क्यों ठुकराया? इनकी वही तो कल है, इनके आपस के अपने ही जो लोग हैं, जो इनके साथी नेता हैं, जी वही उस निमंत्रण को ठुकराने की वजह से आपस में इनके अनसेटिस्फाइड थे, और इस वजह से इनका साथ छोड़ रहे हैं। इसी वजह से हो रहा है ना, रामचरितमानस पे इनके अपने गठबंधन के साथी हैं, रामचरितमानस पे हमला करते हैं, उसको गंदी गंदी बातें बोलते हैं। जी उसका नतीजा क्या होता है? साथी छोड़ छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि जिन जिन बातों पे 370 हटाई गई, 370 हटाने पे क्या हुआ, इनके युवराज ने कह दिया खून की नदियां बहेंगी। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति व्यापित है, वहां पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग क्रिकेट, तेंदुलकर अभी होके आए हैं, वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं, और इन्हीं के नेता हैं, बहन भाई दोनों के दोनों, वो वहां पर ना बर्फ के गोलों से खेल रहे थे। वहां पर उससे पहले बर्फ के गोले नहीं चलते थे, वो बम के गोले चलते थे वहां पर। तो इसलिए इनको तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए। जो काम जी इस सरकार ने किया है, उन कामों पे इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, लेकिन हमने उसके आफ्टर इफेक्ट हम सामने देख रहे हैं कि क्या हुआ है। ठीक। तो इन लोगों को पहले आपसी कलह ये निपटा लें। जहां जहां पर कांग्रेस की जो तो पता नहीं भारत जोड़ो को किस लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कांग्रेस तोड़ो और गठबंधन तोड़ो यात्रा ज्यादा हो रही है। जिस जिस प्रदेश में पहुंचते हैं वहां वहां उस प्रदेश में कभी ममता दीदी कहती है 40 तो लाके दिखा दो, कभी ठीक, मैं आपका फिर रुक छोड़ करूंगा। देते हैं। चलिए, अब राजनीतिक तो आरोप इन पे लोगों चलते को रहेंगे, आप उन पर कहेंगे, वो उन पर कहेंगे, आप पर कहेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल सक्सेना साहब, भाई सर्वे जो कह रहा है, सर्वे रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक तो 78 तक आउट ऑफ 80 बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जा रहा है आंकड़ा। तो क्या कहेंगे, क्या वाकई पार्टी को लग रहा है कि शायद वो जो दावे हैं उसमें मजबूत तर्क और तथ्य भी है? देखिए संजय जी, मैंने आपको सुना, और अभी पीछे में अपनी भाजपा की जो मेरी बहन बोल रही थी, बड़े बड़े दावा कर रही थी कि बीजेपी ने जो है पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है, और जैसा आप कह रहे हैं कि वो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है कि 80 में से 78 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है, तो क्यों ना दिखाए। देखिए, मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप बाहर निकलिए, नोएडा से ही बाहर निकलिए, आप नोएडा में आपका स्टूडियो है जहाँ हम बैठे हैं, देखिए कितना काम किया है कि उत्तर प्रदेश में आप जैसे ही बाहर निकलेंगे सड़कों पे गड्ढे हैं, कीचड़ हैं, आवारा सांड घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, भ्रष्ट अफसरशाही है, किसानों पे लाठियां भांजी जा रही हैं, न जाने कितने किसानों ने आहुति दे दी। 2014 से अब तक 10 सालों में बीजेपी रिजर्व ने एक प्रतियोगी परीक्षा भाजपा के लोग करा नहीं पाए। ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। अरे किस तरीके के विश्व गुरु हैं कि आप एक परीक्षा, साधारण सी परीक्षा, चाहे वो आरओ की हो, एआरओ की हो, चाहे अभी 60 लाख हमारे पुलिस के परीक्षार्थी वहाँ पे गए और उसका पर्चा लीक हो जाता है, अभी इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के लोग सड़कों पर गुंडाई करने पे उतरे हुए हैं, और ना जाने कितने ऐसे उदाहरण में यदि आपको दूं तो ये जब भी इनसे पूछो कि आपने क्या कार्य करे, तो आप देखिए आज हमारा जीडीपी कहाँ गया। 2014 में अभी मेरी बहन बोल रही थी कि बहुत विकास कार्य करे। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2014 में हमारा जो कर्ज था वो 50 लाख करोड़ के आसपास था, और आज हमारा कर्ज बढ़ करके 173 लाख करोड़ हो गया। ये क्या हमारा विकास कार्य है? और यदि ये कर्ज 171 लाख या 173 लाख करोड़ हो गया है, तो कौन से विकास कार्यों में इन्होंने लगाया? आप बताइए। बीजेपी के लोगों ने केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया,
ये सारा धन अपनी जेबों में भरने का काम किया, लूटपाट करी, और केवल धन की लूटपाट नहीं करी संजय जी, इन लोगों ने वोट की लूटपाट करी। अभी आपने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में देखा ना किस तरह वोट की चोरी हुई, किस तरह वोट की डकैती हुई। अरे बैलेट से चुनाव यदि करा लिए जाएं तो 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार जीत के दिखाएगी आपको। और यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन सरकार बना के दिखाएगा, सत्ता पे काबिज होगा। परंतु जो भाजपा के लोग हैं ये धन बल के आधार पे, और जो इनके सरकारी तोते घूमते हैं ना सीबीआई का, ईडी का, तो इस तरीके का ये दुरुपयोग करते हैं। तो जैसे संजय जी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हर एक पार्टी में एक प्रकोष्ठ होता है, जैसे समाजवादी पार्टी में युवजन सभा है या लोहिया वानी है, उसी तरीके से भाजपा के ये प्रकोष्ठ हैं। जैसे भाजपा का एक सीबीआई प्रकोष्ठ है, भाजपा का एक ईडी प्रकोष्ठ है, तो ये सब लोग पूरा लगे हुए अपना पूरा योगदान देते हैं उसमें भाजपा को जिताने में। जी नोट करते रहिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। एक जवाब और दे दीजिए आप। इतने सारे आरोप आपने मढ़ दिए। नहीं, मैंने आरोप नहीं बढ़े संजय भाई, मैंने इनकी विशेषताएं बताई हैं। सर आपने जो बताया सर आंखों पर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी बात पूरी सुन ले। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, अभी 2 साल पहले, यही मार्च अप्रैल के आसपास का मामला था। वो सारे मुद्दे आपने तब भी गिनाए थे। 2017 से 2022 तक सरकार चली, 22 में चुनाव हुए, अब बीजेपी की ही सरकार थी तब। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला संजय जी, मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले मैं आपको बता रहा था किस तरीके से लोग वोट की डकैती करते हैं। देखिए हमारा वोट प्रतिशत, सुनिए संजय, जहां आप हारते वहां डकैती, जहां जीतते हैं वहां लोकतंत्र जीत रहा है। नहीं संजय जी आप बताइए, ये क्या लोकतंत्र है? महिलाओं की साड़ी छीनी जाती है, ये लोकतंत्र कहता है क्या? आप बताइए किस तरीके से पूरी सरकारी मशीनरी जो है, सरकारी मशीनरी जो जिला का कप्तान है या जिले का जिला अधिकारी है, पूरी सरकार तंत्र जो है बीजेपी को जिताने में लग गया। वोटों की रिकाउंटिंग कराई गई कि हमारी सीट कितनी थी आप बताइए 2022 में और 2017 में, और उससे बढ़कर के हमारी सीट 2022 में आई। हम तो जीतते जीतते हमारे को हराने का काम किया। वो किसने करा? ये भाजपा के लोगों ने करा। और जो मैंने आपको बताया कि पूरा सरकारी तंत्र भाजपा को जिताने में लग जाता है, और यदि आप बैलेट से चुनाव आज करा लें तो रिजल्ट देखिएगा, परिणाम दूसरे होंगे संजय जी। ठीक, रुचिका जी इसका कुछ जवाब दे दे तो मैं बाकी अपने दोनों खास मेहमान के पास जाऊंगा, क्योंकि उनसे भी लंबी बातें समझनी है हमें। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी, अतुल जी जो अभी कह रहे थे कि महिलाओं के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, इनकी पार्टी को तो महिलाओं के ऊपर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये वही पार्टी है जिसने एक एक्ट्रेस के इनर वेयर के बारे में बात की थी। ये कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो इन लोगों को तो उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इनको शोभा नहीं देता। महिलाओं के लिए, महिलाओं की, लेकिन तो भी जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, करना चाहता हूं, देखिए मेरी बहन ने बड़े मैं सक्षम हूं सर काउंटर क्वेश्चन करने के लिए। अतुल जी हमारे कार्यक्रम में इंटरफेयर नहीं किया जाता है। एक मिनट संजय जी, एक डिबेट अतुल जी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं इसलिए रोक रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। हम आपको पूरा मौका देंगे, उनको बोले दीजिए पहले आप। मैं आपके साथ एकदम न्याय करूंगा, हमारे कार्यक्रम में पूरा वक्त दिया जाता है। मैं आपको ऑडियो भी म्यूट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। रुचिका जी देखिए, आप यदि उनसे कह रही कि उनको बोलने का हक नहीं है और उसका आप एग्जाम्पल भी दे रही है, लेकिन जो आपके रिजीम में जहां जहां जो दुर्घटनाएं हुई है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उस पर विपक्ष को सवाल उठाने का हक तो है। ये लोकतंत्र ही तो है, उस पर आपका जवाब भी चाहिए ना लोकतंत्र को। क्या प्रदेश का प्रशासन उस पर काम नहीं कर रहा है? काम ना करना जो होता है ना, वो संदेश खाली में होता है, जहां पर प्रशासन भी और पुलिस भी सारे हैंड इन ग्लव्स हैं। विपक्ष का आरोप यह लगता है कि हाथरस में जिस तरीके से एक बच्ची के साथ हुआ वहां पर, और उसे प्रशासन का ही पूरा योगदान था, तो गलत तो था ही ना। वो क्या हुआ संदेश खाली में, क्या हो रहा है आज? संदेश खाली में भी गलत हुआ, आज गिरफ्तार हुआ वो। तो जो गलत है उसको तो बोलिए ना गलत है, उसमें हम कहां से तर्क दे सकते हैं? वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो पुलिस के संरक्षण में आ गया है, वो सेफ कस्टडी में पहुंच गया है कि वहां पर सेफ रहेगा 50 दिन तक। जो आज इतने आराम से रेस्ट हो गया, क्या वो देखिए मामला में समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दे रहा था। संदेश खाली तो बंगाल चला गया, बंगाल पे आपसे जान लेंगे, उस पर आप टीएमसी के गेस्ट होते तो हम उससे जवाब ले लेते। गठबंधन के साथ ही ना, इनमें से एक किसी ने अगर संदेश खाली के ऊपर कोई बात कही हो, एक ट्वीट दिया हो, एक ऑब्जेक्शन दिया हो, एक उसकी बुराई करी हो, तो मैं बात आप करिए निंदा उसकी, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो इसलिए दीजिए, नहीं, जब विपक्ष कहता है लखीमपुर खीरी, जब विपक्ष कहता है हाथरस कांड, और जब विपक्ष कहता है ऐसे ऐसे जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज आए हैं, तो कहीं ना कहीं चूक होती है।
इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। का नारा देने वाली क्या संदेश खाली के बारे में एक बार बोलना नहीं बनता था उनका? बिल्कुल बनता है। अखिलेश जी को नहीं तो विपक्ष पे भी ये सवाल है, गलत हुआ है। विपक्ष पे भी ये सवाल है, विपक्ष नहीं मुखर होकर बोलता है तो होता है वो बंगाल की लड़की नहीं होती है क्या? ठीक है, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बालिकाएं हैं वो भी बालिका ही है। तो कन्विक्शन रेट कितना है वहाँ पर? 58% सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन रेट है उत्तर प्रदेश में। ठीक। उससे ज्यादा और अभी की आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा जो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से राजस्थान गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा करप्ट रहा है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के संदर्भ में सबसे ज्यादा। गहलोत सरकार गई ना, अब आपकी सरकार आ गई ना, अब आपकी सरकार आ गई ना, अब गहलोत सरकार तो नहीं है वहाँ पर। अब जो भी सवाल होंगे आपसे होंगे। संजय जी, काम हो रहा है और बहुत जल्दी सारे के सारे लोगों को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट हाईएस्ट लेके आए हैं, हम उसी तरीके से राजस्थान में भी लेके आए। ठीक, मैं आपको रोक रहा हूँ। अतुल जी, जो सवाल था मैंने पूछ लिया, यदि आपको कुछ और बोलना हो तो बोल लीजिए। मेरे को बोलना है, देखिए 1 मिनट का जवाब दीजिए बस। संजय जी, दोनों मेहमान वेट कर रहे हैं। संजय जी, आपने यहाँ पे लखीमपुर का बताया, आपने हाथरस का बताया, और मुझे बड़ा नहीं, इसमें एक बात रह जाती है जी कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी बहन भी खुद एक महिला है, और किस तरीके से हाथरस की घटना पे जैसे आधी रात उस बच्ची के शव को जला दिया जाता है, उसकी क्रिया को भी पूरा नहीं किया जाता है, उस पे संवेदना व्यक्त करने का इनके पास समय नहीं है, क्योंकि दलित के लिए लोग दो दिन पहले रामपुर की घटना देख लीजिए, किस तरीके से भाजपा की पुलिस ने गोली मारने का काम किया, और आप हमसे बात करते हैं, और किस तरीके से आनंद अतुल जी मेरे सवाल का जवाब जला दिया जाता है ताकि आप लोगों को कोई आँच ना आए। अतुल जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या संदेश खाली में जो विभत्स घटनाएं हुई, जो यौन शोषण के जो घटनाएं हुई, क्या विपक्ष को और खुलकर नहीं बोलना चाहिए था? राजनीति क्या इस तरीके से ही होगी, सेलेक्टिव होकर कि यूपी में हो रहा है तो हम चिल्लाएंगे, जहां हमारे अलायंस हो सकते हैं भविष्य में या अभी हैं तो उनके बारे में हम मौन साध लेंगे? सवाल बहुत बड़ा उठता है सर। नहीं संजय जी, देखिए कहीं पे भी इस तरीके की घटना होती है वो निंदनीय है। एक लाइन जनरलाइज करके आप बोल देते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा मुखर होकर के अपनी बातों को रखती है, चाहे वो घटना उत्तर प्रदेश की हो, चाहे संदेश खाली की हो। अखिलेश जी के ट्वीट लगातार देख लीजिए, हम लोगों के ट्वीट लगातार देख लीजिए, और जाकर के भी मुखर होने का काम करते हैं। शक्ति सिंह जी, भाई जो सर्वे रिपोर्ट है 400 पार अभी तक तो नहीं जा रहा है, वो मैक्सिमम यदि गया है तो 335 तक दिया है, लेकिन बीजेपी का अपना ही लक्ष्य 370 है और एनडीए का 400 पार है। तो बहुत उदार होकर भी यदि हम देखते हैं, जब दक्षिण भारत से ही शुरू करते हैं जहां कुल 129 लोकसभा सीटें, कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दें तो बीजेपी कहीं से भी बहुत सफल होती हुई नजर नहीं आई। बाकी अन्य राज्यों में, चाहे तमिलनाडु की बात कर ले, आंध्रा की बात कर ले, केरल की बात कर ले, तो फिर ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा? जहां जहां उत्तर भारत की ओर चलते हैं या पूर्वी भारत की ओर चलते हैं, बीजेपी अपना मैक्सिमम गेन कर चुकी थी अपने एनडीए सहयोगी के साथ। तो संभावनाएं कहां लगती है और कहां जाकर लगता है कि ये सिर्फ लक्ष्य है, व्यवहार नहीं है? नहीं, देखिए राजनीतिक दल के तौर पे जी कोई भी दल अपना प्रोजेक्शन जनता के सामने रख सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस समय देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं और वो अपनी बात को रख रहे हैं, और उनका कहना है कि हम एनडीए के तौर पे 400 से ऊपर की सीटें लेकर आएंगे, तो वो लेके उनका दावा करना वाजिब है, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जमीन पे क्या वही बात जो 2014 में जो स्थिति थी, जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था और लोगों के अंदर एक नाराजगी थी और भाजपा के कैंपेन से लोगों के अंदर एक ये रोष पैदा हुआ था, क्या पल्स में वो दिख रहा है? नहीं है वो पल्स में। बहुत सारे लोग अब रैशनली सोचने लगे हैं, तो रैशनली जब जनता सोचने लगेगी तो जो सेंसिटाइजेशन है ना, उसमें उसका जो रेट है वो कम होता है। लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस उत्साह को बनाए रखने के लिए कि कहीं कल को ये ना लगे कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं या हमारी ज़मीन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, क्योंकि आज 10 साल का शासन हो चुका है, आपके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, आप बहुत ज़्यादा प्रखर हैं, मुखर हैं, चीज़ों को रख रहे हैं,
विपक्ष के पास वो उस तरह की कोई छवि वाला नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को रख सकता हो। तो आप जो भी चाहते हैं वो बोलकर आगे निकल जा रहे हैं और मीडिया उसको कैरी करता है। मीडिया उसको बताइए कैरी आप सर, एक बार बताइए कि जो फैक्टर्स हैं, हम यदि 400 को समझने की कोशिश करें तो बीजेपी का जो अपना दावा है या जो लक्ष्य है 370 प्लस 400 प्लस, वहाँ पे 370 हटाना जम्मू कश्मीर से, मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म और देश को विकास की पटरी पर लाने की पूरी कोशिश और एक आधुनिकीकरण की ओर देश को ले जाना और विकसित भारत का एक संकल्प। तीसरा 80 करोड़ की आबादी को मुफ्त राशन देना और जो अगले 5 साल की वो अलग से गारंटी अभी ही दे रहे हैं कि मिलती रहेगी। देखिए क्या ये सब फैक्टर कहीं बहुत पक्ष में जाता हुआ, बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं, फैक्टर्स देखिए, स्लोगन तो दे रहे हैं नहीं, पर ये हकीकत भी तो है। नहीं, मैं बताइए कि अगर आप देश विकसित हो रहा है, सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी जनता के सामने रख रहा हूँ कि अगर देश विकसित हो रहा है तो फिर 80 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपका जो नीति आयोग या जो भी जो आपकी बॉडी है वो ये तय कर रही है कि दिन में अगर 32 रुपये अगर आप कमा लेते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है। तो आप दावा कर रहे हैं कि पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अगर यही मानदंड हैं विकास के, तो इस पर देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या वास्तव में विकास हो रहा है या एक जुमलेबाजी चल रही है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि ये देखिए, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष पूरी तरह से नकारा है, जिसका फायदा सीधे तौर पे सत्ता पक्ष को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, और वो जो भी स्लोगन दे रहे हैं वो जनता उसको सच मानने को तैयार है। लेकिन वो सभी के सभी स्लोगन में से आधे से ज्यादा स्लोगन मैं कहता हूं कि सिर्फ लुभावने स्लोगन है, व्यवहारिकता वो नहीं है, ग्राउंड पे वो रियलिटी नहीं है। लेकिन अगर इस देश की जनता उसी को सच्चाई मान ले रही है जो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो ठीक है, 10 साल गुजर गया, हो सकता है 5 साल और गुजर जाएगा, लेकिन 15 साल के बाद जो रियलिटी आएगी, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो जीडीपी में जो आपको 81% जो जीडीपी डेफिसिट है, उसको जब जनता फेस करेगी तो एक विकराल स्थिति पैदा होगी। ठीक है, 5 साल और इससे ज्यादा ये जो फेज है ना यूटोपिया का, नहीं चलने वाला है। 15 साल के बाद क्या होगा, ये सवाल आज खड़ा करना। मैं फिर आपकी ओर रुख करूंगा। शरद शर्मा जी, आपका विश्लेषण हम इस रूप में जानना चाहें कि जब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि पहले 55 लाख करोड़ कर्ज में भारत डूबा था, अब 170 प्लस लाख कर्ज में भारत डूब चुका है, लेकिन सरकार जो कर्ज लेती है वो देश के विकास और देश के मनोविज्ञान को और बेहतर बनाने के लिए है, मानव संसाधन को कैसे और विजनरी तौर पर आगे ले जाए और उसमें किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम ध्यान में रखें, उस पर बहुत सारे खर्च भी होते हैं। तो क्या इस कर्ज के आधार पर हम देश को पीछे जाता हुआ देख पा रहे हैं, या फिर जब 400 पार का एक दावा होता है लक्ष्य की ओर चलने का, तो फिर वाकई क्या क्या फैक्टर्स इनके पक्ष में जा रहे हैं और सच्चाई क्या है? देखिए मिश्रा जी, ऐसा है कि चुनावी राजनीति और वैसी राजनीति में एक फर्क हो जाता है कि चुनावी राजनीति में एक गेम होता है परसेप्शन का। बिल्कुल होता है। परसेप्शन में जो मैंने देखा, जो ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि लोग ये कहते हैं कि सरकार में एक इंटेंट है काम करने का जी, और वो दिख भी रहा है। जैसे आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप सड़क का हो गया, चाहे विकास की और चीज़ें हो गई, और स्कीम जो योजना है, और जो लाभार्थी का परसेप्शन है, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि लाभार्थी जो है वो एक सोच, ये उसके मन में ये बैठा हुआ है कि भाई अगर ये मिल रहा है तो उसके चुनाव के बाद क्या मिलेगा आगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है, ये हमारे जो विपक्षी हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी को कैसे टैकल किया जाए। इलेक्शन मशीनरी बहुत उसको फिट है, कैंपेन कर रही है उसके लिए, और उसको जमीनी हालात पर उसको उतार भी रही है, और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष, ये तो समझ में आ गया विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है, विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है एक। और दूसरी बात यह है कि अब जो इस टाइम जो चैलेंज में लग रहा है, जो चुनौती बीजेपी के लिए चुनौती है कि इट्स गोइंग टू बी मोदी वर्सेस मोदी। रीजन क्या है कि मोदी परफॉर्मेंस को ले पाएंगे जी। और मुझे तो लगता है कि भाई 403 सीटें तो ऑब्वियसली ये आशावादी बात है कि 400 सीटें नहीं आएंगी, पर मुझे लगता है कि 325 और 350 के बीच में सीटें रहेंगी। अच्छा, ये मुझे समझाइए सर कि पक्ष में क्या क्या फैक्टर्स है और नेगेटिव यदि है तो क्या क्या है? पक्ष में यह है कि जो बीजेपी का वो है कि जो किया, जो कहा वो किया, जो पुराना इनका चलता था वही चल रहा है। आर्टिकल 370 रोजगार दिया देश को,
आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा नहीं, मुद्दा सर था। ठीक है, 370 की बात मैंने भी कह दी, हाँ जी, 3 तलाक की बात मैंने भी कह दी, मंदिर निर्माण का जिक्र मैंने भी किया, लेकिन और सब भी बहुत सारे वायदे थे जो बुनियादी थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल क्या देश के युवाओं को वो रोजगार मिल पाया जो उम्मीदें थी? बिल्कुल। शायद वो अभी उस पूरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं, लेकिन अब ये है कि लोगों की, जनता के मन में एक परसेप्शन तो ये बन गया ना कि आगे अब सरकार क्या करेगी हमारे दूसरा, लिए। क्या जिस महंगाई के आधार पर महंगाई की ढोल पीट पीट कर 2014 में जब सरकार एनडीए की आई थी, बीजेपी की, क्या वो महंगाई खत्म हो पाई या हम नहीं, कहीं महंगाई- नियंत्रण में ला पाए? देखिए, महंगाई का अर्थशास्त्र अलग ही है, क्योंकि महंगाई जब भी बढ़ेगी जब नहीं सर, विकास होगा। एक आम आदमी की, मैं एकदम आम आदमी जनमानस की बात आपसे पूछ रहा हूँ हाँ। कि क्या वो हो पाया? अब उसमें मैं आपसे कहूँगी जो लाभार्थी हैं, जी, अब लाभार्थियों ने वोट दिया बीजेपी को। अच्छा ठीक है, लाभार्थी। अब ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी हो गई, जो कि फैक्ट है, आंकड़े कहते हैं, पर जब 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई तो 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन देने की बात क्यों होती है और अगले 5 साल की बात और हो चुकी है? पहला। दूसरा कि कोरोना काल के बीते हुए लगभग 3 या 4 साल हो गए, क्या अब भी हमारा जनजीवन पटरी, सामान्य पटरी पर नहीं आ पाया? यदि हम 80 करोड़ को वो राशन दे रहे हैं तो क्या वाकई सच कुछ और भी है? देखिए, ये जो राशन था, मुफ्त राशन जो था, ये शायद सितंबर तक था, लेकिन उसको इनको चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बढ़ाया गया। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद सरकार इस बात पे सोचेगी, संभावत। जब सरकार आज ही घोषणा कर चुकी है कि अगले 5 साल तक हम मुफ्त राशन की गारंटी दे रहे हैं, अब मोदी की गारंटी है, वो गारंटी जब देते हैं तो देते हैं भाई, फिर बिल्कुल सोचिए आपकी- कैसे? ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। मैं तो अभी कहता हूँ चुनाव के बारे में कह रहा हूँ, चुनावी विश्लेषण के हिसाब से तो मैं ये कहूँगा जी। कि भाई ठीक है, ये बीजेपी का वादा हो सकता है, चुनावी वादा, लेकिन ये हो सकता है कि आगे क्या होगा ये देखना है। शक्ति सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दीजिए, मैं आप रुचिका जी के पास जाना चाह रहा हूँ। कहना चाहता हूँ, जैसे मनरेगा ने इस देश के ग्रामीण इलाके के लोगों को हैंडीकैप बनाया, और जो ये राशन की गारंटी है उसने उसमें और आगे उस बात को बढ़ा दी है। अब अभी तक तो लोग ताश पत्ते खेल रहे थे, अब तो लोग माने कि कुछ करने के लिए सोचना भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि हर घर में अनाज मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है और मुफ्त की योजनाएं मिल रही है। सरकार अपने पैसे से वहाँ सब कुछ उपलब्ध करा रही है। तो कर्म करने की जो भावना है इस देश के युवाओं के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, साइकोलॉजिकल चैलेंज पैदा कर रहे हैं आप। पिछले 10 साल आपने मनरेगा दे दिया, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो पैसा दे दिया, और अब बिना कुछ किए, गड्ढा खोदना भी नहीं है ना गड्ढा भरना है, अब आप उनको राशन दे रहे हैं। तो आप कौन सी कार्य संस्कृति और कौन सा विकास, कौन सा मॉडल लेकर आना चाहते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। रुचिका जी, इसका जवाब आप ही दीजिए। पर इस पे एक एडअप करना चाहूंगी, जिस तरह से आप जो अभी बोल रहे थे। देखिए, जब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे इतने करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, आ गए हैं, वो सबको पता है, लेकिन अगर उनको राशन दे दिया जाए, ये इसलिए दिया जा रहा है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से कि वो वापस नीचे ना चले जाएं। जो उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो उनकी अपनी कमाई है, वो अपने और जो जरूरी चीजें हैं उसमें कर सके। अगर राशन के लिए सरकार अगर हेल्प कर सकती है तो क्या बुरा है? अगर सरकार उसे अफोर्ड कर सकती है और एक सपोर्ट कर रही है अपनी जनता को, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई इसमें एक व्यवहारिक सवाल जो आता है आमतौर पर, रुचिका जी, आमतौर पर जो व्यवहारिक सवाल आता है, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी उठाया है, वो ये बात सही है, भारत गाँव का देश है, इसमें कोई दो मत नहीं। आज भी ग्रामीण आबादी बहुत कुछ अपने मेहनत के दम पर चल रही है। ये जो सरकार की सोच बेशक पॉजिटिव रही होगी और आप सपोर्ट दे रहे हैं गरीबों को, अच्छी बात है, पर इससे एक वाकई कार्य संस्कृति पर असर तो पड़ रहा है। लोग अब कुछ करना नहीं चाहते, जो कि कुछ बिना कुछ किए सब कुछ हमें मिल ही रहा है, तो आप समझिए ना, उसको तो सिर्फ 5 साल बाद वोट ही देना है और क्या करना है फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शक्ति सिंह जी, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज सहयोग कीजिए। हाँ बोलिए रुचिका जी। आप बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग कुछ करना नहीं चाहते। अगर आप ये कह रहे हैं कि लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और लोगों को कार्य, तो फिर हम रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं? फिर लोगों को ये नहीं कहना चाहिए। आप ये बताइए, देखिए रोजगार एक डिफरेंट पैरामीटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी भी जानकारी आती रही है समय समय पर कि जिनको आप राशन देते हैं ना, एक परिवार जब राशन उठा लेता है, वो मार्केट में जाकर बेचता भी है, जितनी उसकी अपनी जरूरत है खपत की, उससे कहीं ज्यादा उसके घर में राशन पहुंच रहा है। तो कमाई का दूसरा जरिया उनके लिए बन रहा है, और वो राशन फिर दूसरे लोग खरीदते हैं।
जी, उस चीज के बारे में काम हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन राशन जो देना है, जी। जो मुफ्त राशन की जो बात है, वो जी। कोविड के समय से ज्यादा हम लोगों को देने की जरूरत लगी थी, क्योंकि कोविड के समय में जो लोग डेली वेजेस वाले थे, जो लोग काम करते थे और रोज की अपनी कमाई लेके आते थे घर पे, उन लोगों के पास से उस समय तो, कोविड के समय तो हम लोगों ने उस लोगों को भी, उन लोगों के घरों तक भी पहुंचाया नहीं, वो गया। बात सही है। मैं कह रहा हूँ ना, कोरोना काल में इमरजेंसी सिचुएशन थी और उस समय जो जिनके पास हैसियत भी थी उनकी पहुंच नहीं बन पा रही थी, वहां तक भी मदद पहुंची है और वो जरूरी थी, उसके लिए साधुवाद। लेकिन बीते हुए कितने साल गुजर गए और जैसे कि अब 370 था और स्थायी व्यवस्था थी इस देश में, 10 साल बाद उसको खत्म होना था। संजय जी, मुझे ये लगता है कि अगर सरकार कुछ सपोर्ट कर रही है उससे भी परेशानी है विपक्ष को, और जो नहीं कर रही है उससे भी परेशानी है। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। और रही बात, अगर हम बात करें तो मैं एक चीज इसमें और एड अप करना चाहूंगी कि 10 वर्षों में देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं और 112 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं। हाँ, ठीक बात। ये भी रोजगार की जो समस्या है उसी के लिए है, कि उसी में हेल्प करता है। नहीं, यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि कोई भी सरकार आ जाए, इस देश में सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, तो सरकारी नौकरी है ही 2% के आसपास। और आने वाले 10 वर्षों में भी हम लोगों ने 10 लाख से ज्यादा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 10,000 यूनिकॉर्न जरूर बन पाए, ठीक, और 10 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो जाए। वो भी एक रोजगार की ही प्लेटफॉर्म है। ठीक। राकेश शेट्टी साहब, क्या बीजेपी जो स्कीम्स लाई है गरीबों के लिए, और जो स्टार्टअप के जरिए, एक बात तो सही है, वो यूथ जो पढ़ा लिखा यूथ है, और जो मान लीजिए कि जो वेंडर भी है, जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो ठेला चलाता है, दुकान चलाता है, छोटा सा पान दुकान खोले हुए या कुछ और भी ऐसे रेडी पे अपना कारोबार कर रहा है, सरकार की एक योजना है जिसके तहत 10,000 कर्ज या समय पर आपने लौटा दिया तो उससे ज़्यादा का फिर लोन आपको मिलेगा, ऐसे बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत सारे जी, नरेंद्र मोदी जी के अभी आप स्कीम बता रहे थे, जो वेलफेयर स्कीम है, हाँ वेलफेयर, मैं भाजपा से सहमत हूँ कि जो वेलफेयर स्कीम है वो बिल्कुल गरीब आदमी को राशन भी मिलना चाहिए, 6,000 का जो मदद है वो भी मिलना चाहिए। मगर जो वादे नरेंद्र मोदी जी 2014 से चुन के आए थे वो ये थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार। ये जो महंगाई है उसके ऊपर वार हो नहीं पाए। हमने देखा कि टेलीविजन, चलिए अच्छी बात है, मुफ्त राशन का आप लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि आपको भी तो राजनीति ही करनी है। देखो, जो चीज अच्छी है जी, वो तो होगी, और हम भी कल सत्ता में आएंगे तो राशन तो देंगे इनको। जो लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको आप देते हैं, तो कोई ये वेलफेयर, कहीं ये डर तो नहीं है जनमानस को हो कि ये मुफ्त राशन की जो गारंटी मिलती जा रही है, एक्सटेंशन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे भारत में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी 10 साल के लिए, किसी की हिम्मत नहीं किसी राजनीतिक दल की कि उस पर चर्चा भी कर ले। तो अब तो एक बड़ी आबादी को बीजेपी ने टारगेट कर लिया, तो कल को आपको भी कंटिन्यू ही करना पड़ेगा इसको। फिर देखिए, कांग्रेस हमेशा एक विचारधारा जी कि कांग्रेस के हाथ गरीबों के साथ। तो ये जो स्कीम्स बता रहे हैं या मनरेगा है, ये सब स्कीम कांग्रेस रेजिम में आया हुआ है। हाँ। मगर नरेंद्र मोदी जी को जब लोगों ने चुना तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुना। कांग्रेस के समय में ये आरोप लगाया गया कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुआ है, तो उम्मीद ये थी कि नरेंद्र मोदी जी ये भ्रष्ट लोगों को जेल भेजेंगे। कोई जेला नहीं गया, उल्टा जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो सब भाजपा में चले गए, वो तिहाड़ के बदले भाजपा के मुख्यालय में घुस गए। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब कार्रवाई करती है तो आप ही लोग चिल्लाते रहते हैं कि भाई सब एजेंसी बिक चुकी है, मोदी का एक एजेंसी है बन के रह गई है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो कार्रवाई होती है, और जिनके खिलाफ हुई है वो भ्रष्टाचार का ही तो मामला है ना। देखिए, जो अशोक चौहान हो, प्रफुल्ल पटेल हो, वो तो आपके दर्द हो सकते हैं साहब, कांग्रेस से छिटक कर चले गए बीजेपी की झोली में, वो आपके दर्द हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, लोगों का क्या, यही लोग तो सत्ता में थे ना, लोगों ने इन्हीं को तो वोट आउट करके आपकी पार्टी को लाया, मतलब भारतीय जनता पार्टी को चुन के। अरे कांग्रेस स्वयं आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहती है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो देखो मुद्दे क्या है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने
मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मोदी सरकार ये बताना नहीं चाहती इस देश के जनता को कि उनको पैसे कौन दे रहा है, कौन उनको चुनाव लड़ा रहे। अरे भाई, इलेक्ट्रल 10,000 बॉन्ड करोड़ में आप लोग बताते इलेक्ट्रल रहे क्या बॉन्ड कि के- आपको पैसे कौन दे रहा है? किस राजनीतिक दल ने डिक्लेयर किया है बताइए तो? बीजेपी को आइसोलेशन में क्यों आप कनखने में खड़ा कर रहे हैं? 2018 में ये कानून आया। नहीं, आप लोगों ने भारतीय कभी जनता डिक्लेयर पार्टी किया ने कि हमें बोला- यहाँ से वो पैसा मिल रहा है फला फला कंपनी से, फला उद्योगपति से? कभी डिक्लेयर किया क्या आप लोगों ने भी? नहीं किया सर। सभी राजनीतिक दल इसमें मौन है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होना चाहिए। जी, देश की जनता को अधिकार तो है, अधिकार होना चाहिए ना, लेकिन अधिकार से वंचित तो सभी राजनीतिक दलों ने किया है। तो आप अलग थलग बीजेपी पर ही क्यों सवाल कर रहे हैं इस मामले में? कांग्रेस से क्यों ना सवाल हो? अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो ईमानदार प्रधानमंत्री जी को जनता की तरफ एक दायित्व होता है कि उनको बताना चाहिए कि ठीक है। कौन दे रहा है ठीक है और किस लिए दे रहा है। जी, ठीक। और अतुल- दूसरी अभी अभी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता रही थी कि ये स्टार्टअप इंडिया जो बना उससे पहले ये सब यूनिकॉर्न बने हुए थे और इनका कोई योगदान नहीं है स्टार्टअप नहीं, लेकिन स्टार्टअप जो है वो वाकई इस देश के यूथ को काफी अट्रैक्ट किया है और बहुत सारे बिल्कुल। यूथ जो है, पढ़े लिखे यूथ, वो लीग से हटकर आगे चल रहे हैं इसमें और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। पूछ रहा हूँ इसमें सरकार का योगदान क्या है? अरे सर, सरकार फंड मुहैया करवा पा रही है, एक माहौल दे पा रही है। कितना दिया हाँ? आप बताइए, आंकड़े बताइए। ये सब प्राइवेट स्टार्टअप है, गुमराह मत करिए। ठीक सर। ये सब प्राइवेट स्टार्टअप है, इसपे सीड फंडिंग होता है, उसके बाद तो वीपी सर, फंडिंग सरकार होता है। गिफ्ट थोड़ी उस देती तरीके है, से सरकार माहौल ही तो बनाती है ना, उस लायक तभी तो कोई कर पाता है। ये भी तो आप समझिए ना। आपको इतने पता लंबे है। समय तक आपने शासन किया इस देश पर। संजय मिश्र जी, एक छोटा सा आपको सवाल बोलता हूँ। हाँ, पूछिए। आपको स्टार्टअप का जानकारी नहीं, आप कल खोलिए, आपको पता है सरकार कितना पैसा दे रही है स्टार्टअप के लिए? 25,000। उसमें तो एक स्मार्टफोन लेके स्टार्टअप बंद हो जाएगा। सर 25,000 है सर। सर 25,000 वो में लेने एक वाले भी स्मार्टफोन- एक लंबी आबादी है, आप इग्नोर मत कीजिए। जो पढ़े लिखे यूथ है वो 25,000 अपना लोन लेकर अलग से स्टार्टअप कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पर जिनको 25,000 रुपए की एक मदद मिल जा रही है ना, एक बड़ी आबादी है अपने देश में, 140 करोड़ में ऐसी आबादी बहुत बड़ी है। ये विजन रखना पड़ेगा। स्टार्टअप जो होते हैं ये 25,000 में शुरू होते हैं। जी। संजय जी, आप ये इतने बड़े न्यूज चैनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जो 25,000 में भी अपना कारोबार छोटा मोटा करना चाहती है। नहीं, वही भी बोल रहा हूँ। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? एक कंप्यूटर 1 लाख रुपए की है। हाँ बिल्कुल है। स्टार्टअप मतलब क्या है? वो पकोड़ा तलने के लिए चलिए, नहीं खैर बोलते। स्टार्टअप पे हमारा आपको डिबेट नहीं था, सॉफ्टवेयर मैं तो में काम सर्वे के करना आधार पर एक मिजाज को समझना चाह रहा था राजनीतिक दलों से। अतुल सक्सेना साहब, देखिए, सवाल जो भी सरकार रहेगी उस पर तो उठेंगे, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और बीजेपी चूंकि 2 टर्म से लगातार कंटिन्यूटी में, तीसरे टर्म का वो दावा ही नहीं कर रही है, बल्कि ऐतिहासिक दावा कर रही है, अपना एक लक्ष्य भी रखा है। और उन्होंने अपने कुछ काम जो ऐसे गिनाया है, उसका एक इम्पैक्ट तो है जनमानस पर। लेकिन क्या वाकई पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। करने का काम नहीं किया है। अभी जो मैं पीछे की डिबेट में आपसे सुन रहा था, तो जैसे बीजेपी के मेरे साथी कहते 5 किलो राशन वाली बात मोदी जी की गारंटी है। बताइए साहब, मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, और गारंटी कितनी सी देते हैं? 5 किलो राशन की। सर, एक अरे इंसान मोदी जी, गारंटी चाहिए आपसे, किस चीज़ की चाहिए? रोजगार की गारंटी चाहिए। युवा आपकी तरफ टकी लगाए देख रहा है 2014 से। आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल, आपने कितने दिए, क्या दिया, ये आपको मालूम होगा। किसानों को आज MSP की गारंटी चाहिए। हमारा किसान कितने लाठी डंडे खा रहा है बॉर्डर्स पे, 700 से ज्यादा किसानों ने आहुति दे दी मोदी जी, परंतु आप क्या दे रहे हैं? आप 5 किलो राशन की गारंटी दे रहे हैं। वाह मोदी जी वाह,
ये देश ने आपके लिए ऐसा सपना नहीं देखा था। देश ने सोचा था कि जब हमारे मोदी बाबा आएंगे, मोदी जी आएंगे, तो ना जाने हम कहां से कहां होंगे। हर आदमी अपना कोठी बंगला बना चुका होगा, किसानों को एमएसपी मिल चुका होगा, जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिल चुका होगा। और आज देखिए जी। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो,